वेलकम टू द जीएस रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा नया लेक्चर आ गया है। जो आज हमारा नया लेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के ऊपर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने जब दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था तो हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा था और उस गुलाम वंश को हमने 2 पार्ट में समझा था, जिससे लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं लगे आपको। तो आज का जो लेक्चर है ये ऑलमोस्ट जो खिलजी डायनेस्टी है वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। केवल 2 रूलर को हमें खिलजी डायनेस्टी में पढ़ना होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो लास्ट लेक्चर में हमने जाते जाते बलबन के बारे में पढ़ा था। जो बलबन था आपका स्लेव डायनेस्टी में सबसे पावरफुल रूलर रहता है। बेसिकली वो स्लेव डायनेस्टी का सबसे अंतिम जो रूलर होता है वो बलबन होता है और पावरफुल रूलर होता है। और बलबन की डेथ मैंने आपको बताई थी 1286 में हो जाती है। अब बलबन के टाइम पे जो आपने देखा था मंगोल जो आक्रमण हो रहा था, किसी तरीके से बलबन उसे कंट्रोल करके रखता है। बट लेकिन आप बलबन से पहले, ठीक है, जो इल्तुतमिश वाला टाइम था, मैंने उसमें बताया था कि भाई मंगोल उस समय अपीयर हो रहे थे, ठीक है। इल्तुतमिश किसी तरीके से अपने एम्पायर को बचाता है। तो उस समय जो इंडस नदी थी, इंडस नदी आपकी बाउंड्री हुआ करती थी, इस साइड पे मंगोल थे। बट बलबन के टाइम पीरियड में आते आते ये इंडस नदी को क्रॉस करके, झेलम नदी को क्रॉस करके ब्यास नदी के आसपास आ गए। तो किसी तरीके से बलबन ने इन्हें ब्यास नदी के वेस्ट में पश्चिम तक ही सीमित रखा, ब्यास नदी क्रॉस करके आने नहीं दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो उसके टाइम पर, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे मंगोल एज अ जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहेगी। आपका खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, जो खिलजी थे, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश था, इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 1290 के आसपास हुई थी, ठीक है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी बलबन के बाद। जो बलबन जब ख़त्म होता है उसके बाद उसका कोई ऐसा एज सच गद्दी संभालने वाला कोई वो रहता नहीं, क्योंकि बुगरा खान था वो बंगाल में ही रह जाता है। उसको बुलाया जाता है, दिल्ली में नोबल बुलाते हैं, आओ गद्दी संभालो, बट वो आता नहीं, डर की वजह से कि कहीं उसकी भी हत्या ना हो जाए। अब क्या होता है, जो खिलजी थे ये थे कौन? तो बेसिकली हम मैप में वापस चलते हैं। तो ये जो वाला एरिया आप जहाँ पे देख रहे हो, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे आपने देखा था बलबन ने बहुत सारे फोर्ट्स बना के रखे थे मंगोल अटैक से बचाने के लिए। तो यहीं पर एक उसके नोबल्स थे। नोबल्स क्या आप मान लो क्या काम करने वाले थे, जो जिनका काम था इस बॉर्डर एरिया को सेफगार्ड करना, ठीक है। ये एक तरीके से मिलिट्री सर्विस देते थे। जो खिलजी थे वो बॉर्डर एरिया को गार्ड करते थे, और ये नॉन टर्किश थे। ध्यान रखना, ये टर्किश नहीं थे, ये नॉन टर्किश थे, ये तुर्क नहीं थे, ठीक है। तो इनका काम था इस एरियाज़ को गार्ड करना, खिलजी। बेसिकली जो खिलजी थे वो आपके वो मिलिट्री ऑफिसर्स टाइप के थे, जो सैन्य सेवाएं देते थे नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया पे। जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था आपका इंडिया का, वहाँ पे मंगोलों को अटैक को रोकने के लिए रख रखा था बलबन ने। जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है तो किसी तरीके जो इनका नोबल होता है, मिलिट्री जनरल होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो पावरफुल हो जाता है और वो विद्रोह कर देता है, और फाइनली वो अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के साथ साथ दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, और इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी की नींव पड़ती है। तो ध्यान रखना, जो खिलजी थे वो नॉन टर्किश थे। इससे पहले इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है दिल्ली एम्पायर में बलबन के टाइम पे। देवर इग्नोर्ड, इनको इग्नोर करके रखा जाता था, और इनको केवल नॉर्थ वेस्ट में बैठाल रखा था बलबन ने कि भाई जाओ वहाँ पे मंगोलों के अटैक को रोको। तो मंगोल, ध्यान रखना, मंगोल कांस्टेंट आपके लिए थ्रेट रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक। इवन क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी जब बनता है ना, 1292 के टाइम पे आपका अब्दुल्ला जो रहता है, ग्रैंड सन ऑफ हेलाकू, वो यहाँ पे आता है और यहाँ पर अटैक करता है फिर से, और वो व्यास नदी को क्रॉस करने की कोशिश करता है। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ना 1306 के आसपास आते, एक बार 1299 में और एक बार 1306 में, ठीक है। ये फाइनली क्या होता है, मंगोल दिल्ली तक आ जाते हैं, ठीक है। मंगोल आपके दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो ये सोचने की बात है कि देखो, एक टाइम पे मंगोल इल्तुतमिश के टाइम पे यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम के वेस्ट वाले साइड पे थे, और फाइनली धीरे धीरे बलबन के टाइम आते आते ब्यास नदी तक पहुँच गए, और इसके बाद वो ब्यास नदी को क्रॉस करके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आते आते 1306 में दिल्ली में 2 बार आसपास उस एरिया पे पहुँच जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी खैर उन्हें डिफीट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो मंगोल एम्पायर है वो धीरे से डिक्लाइन हो जाता है।
तो आप मंगोल एम्पायर के बारे में ध्यान रखना। बेसिकली मंगोल एम्पायर की भी दो ब्रांच थी, एक ये वाली ब्रांच थी ट्रांस ऑक्शियाना वाले रीजन में, और एक ये ईरान इराक वाली रीजन में। तो ईरान इराक वाले में तो आप देखोगे यहाँ पे इल खान था, ठीक है, इल खान था, और ये इन लोगों का अच्छा दोस्त था, खिलजी के इससे अच्छे रिलेशंस हो गए थे। बट ये जो ट्रांस ऑक्शियाना वाले जो थे, ठीक है, ट्रांस ऑक्शियाना वाले थे, ये कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहे थे आपके दिल्ली पर, ठीक है। सो आप 1299 में देखोगे अलाउद्दीन के टाइम पे आपका कुतलुक ख्वाजा, ठीक है, कुतलुक ख्वाजा ये अटैक करेगा 1299 में। बट क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी इसे डिफीट कर देगा, और 1303 में फिर ये लोग अपीयर होंगे, मंगोल्स फिर अपीयर होते हैं, और लगभग एक महीने तक ये दिल्ली के आसपास घेरा डाल के रहते हैं, फिर इन्हें जाना पड़ता है। और 1306 में क्या होता है, जो दवा खान होता है, ठीक है, दवा खान, उसकी डेथ हो जाती है, और किसी तरीके मंगोलों में ट्रांस ऑक्शियाना वाले रीजन में फिर से एक सिविल वॉर छिड़ जाता है। तो इसके कारण हमारा जो मंगोल का थ्रेट था वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। सो सबसे पहला जो रूलर था वो कौन था, हमारा जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। पहला रूलर कौन सा था भाई, हमारा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ये कब तक रहता है भाई, इसका टाइम पीरियड होता है 1290 से लगा के 1296, और इसकी हत्या कर देता है, ठीक है, इसका ही नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक बहुत फेमस बात है कि इसने नॉन टर्किश, ठीक है, नॉन टर्किश जो नोबल्स थे, ठीक है, उनको एंट्री दी थी। बेसिकली बलबन के बारे में मैंने आपको बताया था, बलबन क्या करता था, बलबन ने स्ट्रिक्ट कर रखा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, केवल तुर्कों को अलाउ कर रखा था। उसने कहा था कोई भी नॉन तुर्क नहीं आएगा, जितने भी नोबल्स होंगे वो सारे तुर्किश ट्राइब को होंगे, और उसने तुर्किश की सिक्योरिटी डेवलप कर रखी थी अपने दौरान, अपने रूल के दौरान। बट जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि देखो, उसने कहा कि अगर हमें इंडिया पे रूल करना है तो हमें सभी को बराबर का चांस देना होगा, जिससे कि क्या हो, नोबल्स में आपस में जो रिवॉल्ट हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बार बार, वो ना हो। तो हम सबको चांस देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, मेजॉरिटी आपके हिंदूज़ हैं, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए, जिससे कि हम शांति से रूल कर सकें। और ये बार बार नोबल्स के जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं इल्तुतमिश के टाइम और रजिया सुल्तान के टाइम से, ये हम शांत कर सकें। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। देन आपका जो अगला रूलर है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली इस एम्पायर को सेंट्रलाइज करता है, बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स लेता है, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा आपका, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहेगा खिलजी डायनेस्टी का, और बहुत सारे रिफॉर्म आपके लेके आता है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार के आता है, और 1316 तक ये आपका रहेगा, और बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे बदलाव आपके प्रशासन में, ठीक है, मार्केट में, फाइनेंशियल सिस्टम में, ये सारे बदलाव करता है अलाउद्दीन खिलजी। इनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा MCQ में, ठीक है। सो ये एक मैप है, इसको ध्यान से देखो भाई, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का पूरा एरिया है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मंगोलों के थ्रेट को ख़त्म कर देता है, फिर से फाइनली ये बाउंड्री स्टैब्लिश कर देता है इंडस रिवर के लिए, जो दिल्ली सल्तनत की जो आउटर बाउंड्री है नॉर्थ वेस्ट में, वो फिर से इंडस रिवर को कर देता है। क्योंकि आपने देखा था मंगोल इसके टाइम पर दिल्ली तक पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे। तो फाइनली मंगोल जब थ्रेट खत्म हो जाता है तो 1306 में, तो फिर से यहाँ पे इस एरिया को सिक्योर कर देता है, बाहर के एग्रेशन, जो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, बाहर से आक्रमण होता है, उसको रोक देता है। इस तरीके से देखो भाई, ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री रहती है। और सबसे पहला रूलर रहेगा जो साउथ इंडिया के जो एम्पायर्स हैं उनको हराता है, उनको डिफीट करता है। इवन ये डीप साउथ में जाके, तमिलनाडु वगैरह पोर्शन में जाके जो पांड्यास थे उनको डिफीट कर देता है, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू मेक अटैक ऑन साउथ इंडिया, ठीक है। ये आपके देखो ईयर भी लिखे हैं इस मैप में, देखो 1305 में मलवा वाले रीजन में आपका ये ऑक्युपाई करता है। उसके बाद आप 1304 में देखोगे गुजरात विजय करता है, और यहीं से मलिक कफूर को लेके आता है 1000 दिनार में, ठीक है। 1302 में मेवाड़ वाला पोर्शन जीतता है, 1303 में चित्तौड़ में ये जीतता है। तो इस तरीके से जो इल्तुतमिश के टाइम पे, बलबन के टाइम पे, जो मलवा, मेवाड़ और जो गुजरात वाला पोर्शन था, जो बलबन और इल्तुतमिश वगैरह नहीं कंसोलिडेट कर पाए, वो जीतता है अलाउद्दीन खिलजी, और अपने दिल्ली सल्तनत के एम्पायर में मिला लेता है। सो यू कैन सी दिस मैप। आप इस मैप को अच्छी तरीके से देख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। आप देखोगे साउथ इंडिया में ये यादव वंश है, यहाँ पे वारंगल में काकतीय वंश है, उसके बाद कर्नाटक में होसल्ली वंश है। इन सबको इसका जो
रहेगा गुलाम मलिक कफूर, ठीक है, मिलिट्री जनरल और गुलाम जो रहेगा मलिक कफूर, वो जीतता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक एक करके। कुछ इस तरीके का, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से वो मार्च करता है इस वाले पोर्शन से, ठीक है। यहाँ फिर काकतीय वंश में, फिर होसल्स में, फिर पांडे में, ये पूरा उसका इस तरीके से वो मार्च करता है और इस तरीके से साउथ इंडिया में डीप जाके पेनिट्रेट करता है और कुछ एरियाज़ को वो अपने में मिलाता है और कुछ एरियाज़ को छोड़ देता है। केवल वो उनको दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान की पावर फील कराता है कि भाई हमारे सामने आपको ये फील करना पड़ेगा कि दिल्ली एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है, सो आपको उसकी सुज़ैरिटी, ठीक है, सुप्योरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चंस पे। अब बाकी सारे पॉइंट आपको मैं इसी क्वेश्चन में बताता रहूँगा। सो हु वाज द अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ साउथ ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रेन। सो सबसे मोस्ट मिलिट्री जनरल आपका रहेगा वो मलिक कफूर रहता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मलिक कफूर को कहाँ से खरीदता है अलाउद्दीन खिलजी, जब गुजरात अभियान करता है, ठीक है, जब गुजरात की विजय करता है तब वहाँ से मलिक कफूर को खरीद के लाता है और 1000 दिनार में, ठीक है, 1000 दिनार में खरीद के लाता है। और दिनार याद रखना गोल्ड कॉइन थे आपके, तो इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ता है, मलिक कफूर का नाम 1000 दिनारी भी पड़ता है। और साउथ इंडिया की जो विजय है, चाहे वो महाराष्ट्र में आपकी देवगिरी हो, ठीक है, उसको जीतता है, वारंगल का काकतीय वंश को हराता है, होसल डायनेस्टी को हराता है, इवन पांड्यास को भी हराता है। ये सारी साउथ इंडिया की विजय मलिक कफूर जीत कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में किस सुधार को लागू किया था। अब देखो अलाउद्दीन जो खिलजी था बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, मार्केट रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ये बहुत तगड़े तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में किए थे। तो कृषि सुधार के लिए जाना जाता है, मूल नियंत्रण नीति के लिए, धार्मिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। देखो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो मूल नियंत्रण का सिद्धांत होता है। अब दिल्ली जब अलाउद्दीन खिलजी जब रूलर बनता है, सुल्तान बनता है, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, ठीक है, दिल्ली में महंगाई बहुत होती है। करप्शंस के चलते नोबल्स क्या करते थे, करप्शन के चलते बहुत सारा माल डंप कर दिया जाता था, ठीक है, महंगाई हो गई थी, प्राइसों कोई भी एक ही जगह दिल्ली में एक ही चीज़ों के अलग अलग दाम थे। सब अलाउद्दीन क्या करता है, जब रूलर बनता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि एक ज़ाब्ता का नियम देता है। किसका प्रिंसिपल देता है, ज़ाब्ता का नियम। इसके अकॉर्डिंग सारे प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस स्टेबलाइज्ड करता है। अलग अलग जब एक ही चीज़ के अलग अलग जगहों में दाम थे उनको एक जैसा करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, एक पद क्रिएट करता है, दीवान रियासत, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट था, बेसिकली ये डिपार्टमेंट था आपका वाणिज्य मंत्रालय टाइप का एक डिपार्टमेंट था। और इसके अंदर जो अधिकारी था शाहना ए मंडी करके अधिकारी होता है, जिनका काम था मंडी में जाना, इंस्पेक्ट करना कि प्राइसेस की क्वालिटी सही है, उनके प्राइस कंट्रोल है। एक ही जगह ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पे एक ही गुड्स के जो दाम हैं वो अलग अलग है, तो ये सारी चीज़ इंस्पेक्ट करना होता था। अगर कोई भी ऐसा करते, ठीक है, नियम का उल्लंघन करते हुए मिलता था तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक स्ट्रिक्ट रूलर था, ठीक है। और ये क्या करता है, अलाउद्दीन मंडी लगवाता है, ठीक है, आपकी मंडी लगवाएगा। दो दिल्ली में आप मार्केट का कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे ना कि जो वीकली मार्केट लगता है, और दिल्ली में जो आप मार्केट देखते हो वो सारी की सारी मार्केट अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाई थी। अलग अलग कपड़ों की मार्केट लगती है, जैसे क्लॉथ की मार्केट होती है, ठीक है, स्लेव बेचे जाते थे, उसके अलावा आपके ड्राई फ्रूट्स इनकी मार्केट लगती थी, ठीक है। तो ऐसी जगहों को क्या कहते थे, सराई ए अदल कहा जाता था। सराई ए अदल इस मार्केट का नाम होता था, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें जो बाहर से आने वाला आपको ड्राई फ्रूट्स दिख जाता था, स्लेव दिख जाते थे, घोड़े मिल जाते थे, क्लॉथ्स मिल जाते अलग अलग तरीके के, और उनके प्राइसेस एकदम स्टेबलाइज्ड होते थे। ये प्राइसेस डायरेक्टली सेंट्रल यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंट्रोल्ड होते थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच स्टेट डिड अलाउद्दीन खिलजी अटैक टू गेन विक्ट्री इन साउथ इंडिया, ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया कि सभी स्टेट को एक एक करके, विजयनगर जो एम्पायर था इसको नहीं अटैक करता है क्योंकि उस टाइम पे ये था ही नहीं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए विच स्टेट डिड नॉट अलाउद्दीन खिलजी, इसको करेक्ट कर लो, विच स्टेट डिड नॉट अलाउद्दीन खिलजी अटैक टू गेन विक्ट्री इन साउथ इंडिया, क्योंकि होसल्स पे भी अटैक करता है, पांडे पे भी अटैक करता है, काकतीय पे भी अटैक करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये देवगिर पे अटैक करता है, मैं आपको बताता हूँ। और देवगिर का जो राजा था उस समय कौन था, आपका रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र रूलर था। उसके बाद ये आपका काकतीय वंश, ठीक है, वारंगल यानी आंध्र प्रदेश वाले में जो काकतीय डायनेस्टी थी, यहाँ का राजा आपका था
प्रताप रुद्र देव सेकंड, ठीक है, प्रताप रुद्र देव सेकंड। और ये सब जितनी भी विक्ट्री हैं मलिक कफूर करके दे रहा है। देवगिर पर अटैक, फिर काकतीय वंश, ठीक है, इसमें प्रताप रुद्रदेव यहाँ का राजा रहता है, इसको हराता है। और यहीं से ध्यान रखना, कोहिनूर हीरा, ठीक है, यहीं से कोहिनूर हीरा मलिक कफूर लेके जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट करता है। और काकतीय की आपकी कैपिटल क्या रहती है? वारंगल रहती है। उसके बाद जाता है ये होसल्य डायनेस्टी जो आपकी होती है, ठीक है, कर्नाटक वाले रीजन में। अगर किसी को इसकी होसल डायनेस्टी की कैपिटल मालूम हो तो बताना। ब्यूटीफुल टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए ये फेमस है, ठीक है। सो यहाँ का जो आपका रूलर रहेगा वो आपका वीर बल्लाल थर्ड रहता है, ठीक है, वीर बल्लाल थर्ड रहता है, इसको डिफीट करता है। उसके बाद नीचे आपका पांड्यस को डिफीट करता है। तो पांड्य का कौन रूलर रहता है? आपका वीर पांड्य रहते हैं एंड सुंदर पांडे, इन दोनों रूलर्स को डिफीट करता है। सो इस तरीके से साउथ इंडिया वाले पोर्शन में पहली बार दिल्ली सल्तनत का कोई रूलर जाके अटैक करता है। इवन बलबन के टाइम पे हम साउथ इंडिया की तरफ जाते नहीं हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ध्यान रखना ये है कि विच स्टेट डिड नॉट अलाउद्दीन खिलजी अटैक टू गेन विक्ट्री इन साउथ इंडिया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य पर आक्रमण नहीं किया था दक्षिण भारत में? सो ये हमारा विजयनगर अंपायर था, क्योंकि विजयनगर अंपायर उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी होसले रीजन, पांड्य पे, काकतीय में, देवगिर में, इन सब पे अटैक करता है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि विच रेबेलियन वॉज सप्रेस ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी? हाँ देखो, अलाउद्दीन खिलजी में एक मंगोल का थ्रेट था और राजपूत का जो थ्रेट था वो भी अलाउद्दीन खिलजी को रहा। मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान, जब से दिल्ली सल्तनत आई, इवन स्लेव डायनेस्टी के भी दौरान आपने देखा होगा कि जो राजपूत राजा थे, बाहर से जो विद्रोह हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन राजपूत राजाओं ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया दिल्ली सल्तनत के दौरान। ये आप इल्तुतमिश के भी दौरान देखोगे कि किस तरीके से गुजरात वाले रीजन में, रणथंभौर, मलवा, इन सब एरियाज़ में बार बार रूलर जाता था, उसको ऑक्यूपाई करता था, लेकिन वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते थे रिवोल्ट के दौरान। सो इनमें से एक रिवोल्ट जो चित्तौड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है, चित्तौड़ विद्रोह हुआ था, उसको सप्रेस करता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अपने रूलर के साथ जाता है। और यहाँ का आपने राजा सुना होगा, कौन था? रतन सिंह थे। और इसी के दौरान रानी पद्मावती, इनकी वाइफ रानी पद्मावती थी, जिनके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी हुई पद्मावत मूवी बनी थी, ठीक है। और चित्तौड़ का जो किला था ना, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए भी कब्जा करना था, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग किला था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किला था। अगर वो उसमें आ जाता तो वो एक तरीके से सिंध वाले पोर्शन, जो सिंध वाला पोर्शन था, वहाँ से होने वाले अटैक को भी रोक सकता था। ये इनके लिए वेस्टर्न फ्रंटियर बाउंड्री बन जाता। सो विच पोएट वॉज ऑनर्ड इन अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट? अब अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में किस पोएट को ऑनर किया गया था? तो भाई हमारे अमीर खुसरो साहब थे, ठीक है। अमीर खुसरो साहब के बारे में मैंने आपको भी बताया कि ये 7 रूलर्स, ठीक है, 7 जो शासक थे, उनके शासन के दौरान रहते हैं। जब मैं आपको सूफीज़म वाला पार्ट बताऊंगा, ठीक है, कल्चर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, तो मैं आमिर खुसरो के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इवन इन्होंने एक बुक भी लिखी, उस बुक का नाम था ख्वाजिल उल फतेह करके बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और दिल्ली के बारे में बताया था, ठीक है। ख्वाजिल उल फतेह करके ये अलाउद्दीन पे बुक बेस्ड थी और आमिर खुसरो ने लिखी थी। अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, तो उस मूवी में भी एक लास्ट सीन आता है जब चित्तौड़ पर अटैक कर रहा होता है, तो एक नाइट में आमिर खुसरो साहब इनके साथ बैठे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर व्हाट पर्पस वॉज अलाउद्दीन खिलजी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड? सो अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण नीति किस उद्देश्य से लागू की गई थी? भाई अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों मूल्य चीज़ों को नियंत्रण किया था? देखो, चीज़ों को इसलिए नियंत्रण किया था क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा करप्शन था, ठीक है। मार्केट में लेके एक ही जगह एक ही गुड्स के दाम, मैंने बताया, अलग अलग जगह पे अलग अलग थे, जिसका मन था जैसे वो कर रहा था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा डंप भी किया जाता था माल, जिसके कारण महंगे हो जाते। तो इसीलिए वो दीवाने रियासत का एक पद क्रिएट करता है, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता है, कमर्शियल मिनिस्ट्री क्रिएट करता है और शाहनह मंडी करके ऑफिसर्स क्रिएट करता है, जो मार्केट में इंस्पेक्शन करेंगे चीज़ों की क्वालिटी और उनके प्राइस को लेके। इस तरीके से मार्केट कंट्रोल करता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आपका कृषि की, ठीक है, जो कृषि रिलेटेड, क्रॉप्स रिलेटेड मंडी है, उनको भी लगवाता है। देन उसके बाद आपके जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इवन घोड़ों की, स्लेव्स की मार्केट, इनकी मार्केट लगवाता है। इन सबको सराय अदल कहा जाता है, ठीक है।
सो अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति किस उद्देश्य से लागू की गई थी? व्यापार बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए, या धार्मिक उद्देश्यों के लिए? सो बेसिकली महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए की गई थी, ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सुधार क्या हुआ था? अब देखो, बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी भी लेता है। मैंने आपको बलबन के टाइम पे बताया था कि बलबन क्या करता है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मिलिट्री डिपार्टमेंट सेपरेट क्रिएट करता है, जिसका नाम था दीवाने अरीस। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि भाई जो बलबन के टाइम तक ये और जो इल्तुतमिश ने इक्ता लैंड ग्रांट वाला सिस्टम शुरू किया था, ठीक है, इसको क्या करता है, वो सैलरी में कन्वर्ट कर देता है। सैनिकों को कैश सैलरी दी जाती है, ठीक है, कैश सैलरी दी जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो हम लैंड ग्रांट कर रहे थे वो हमने बंद कर दिया, जिससे कि एक जो विद्रोह वाला सीन होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सैनिकों को अगर हमने लैंड ग्रांट कर दी तो वो उस एरियाज़ को कई बार क्या करते थे, अपने अंडर ले लेते थे और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तुम्हें कैश सैलरी देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम हुलिया सिस्टम शुरू करवाएंगे, हुलिया और दाग, ये दो सिस्टम थे। अब दाग सिस्टम क्या था, बेसिकली अलाउद्दीन के टाइम पे क्या हुआ, घोड़ों की क्वालिटी चेक करी जाती थी कि ये ईरानी घोड़ा है कि ये तुरानी घोड़ा है, उसके हिसाब से उस पर ब्रांडिंग मार्क लगाया जाता था। नहीं भाई, ये ट्राइड एंड टेस्टेड घोड़ा है, ठीक है, इसको हमने एक दाग सिस्टम करके मार्किंग दे दी कि ये घोड़ा क्वालिटी में बहुत अच्छा है, इसको हम युद्ध के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। और हुलिया सिस्टम क्या था, हर एक सैनिक का बेसिकली पूरा जो उसका चेहरा होता था, पूरा फेस वगैरह सब रिकॉर्ड करके रखा जाता था। सो ये सारे रिफॉर्म्स बड़े अच्छे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। सो सैनिकों की वेतन व्यवस्था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स था जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सो अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज इन चार्ज ऑफ प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट रेगुलेशन? तो ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा मंत्री था मूल नियंत्रण और बाजार के लिए बोला जाता था, ठीक है, वो शहना ए मार्कत या आपका शहनाए ए मंडी भी बोला जाता था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स था जो मार्केट में चेक करता था क्वालिटी को, प्राइस कंट्रोल को और मार्केट रेगुलेशंस को, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडर अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच न्यू टाइटल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक सुधारों के तहत किस नई पदवी की शुरुआत की? सो वजीर आजम, सिप्पे सलार, नायब ए खास या आमिर हाजिब? सो इट वॉज आमिर हाजिब, ठीक है। आमिर हाजिब को एक नया टाइटल दिया गया, ये नया टाइटल इंट्रोड्यूस हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसमें आमिर हाजिब का काम क्या था, जो दरबार था उस दरबार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करता था, ठीक है। मतलब जब दरबार लगता था तो दरबार में लॉ एंड ऑर्डर, शिष्टाचार से दरबार चले, डेकोरम से चले, उस चीज़ को ये आमिर हाजिब देखता था, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी की, ठीक है, देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पे राजा रामचंद्र को हराया था, ठीक है, उसके बाद आपका जो वहाँ का जो शासक था रामचंद्र, उनको हराया था। उसको हराने के बाद उसने एक टाइटल लिया था, ठीक है, वो टाइटल क्या था, राय रायान, ठीक है, राय रायान का टाइटल अपनाया था। और सिकंदर साइनी, ठीक है, सिकंदर साइनी के नाम से सिक्के चलवाए थे, ठीक है, सिल्वर कॉइन इशू करवाए थे सिकंदर साइनी के नाम पे, और आपके राय रायान टाइटल इसने अडॉप्ट किया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे आपके, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई सारी चीज़ों को बिल्ड किया है, जैसे दिल्ली में जो अलाई दरवाज़ा है, उसके बाद हौज खास है जो दिल्ली वाले एरिया में, उसके बाद हमारा हज़ार खंबा महल है, ठीक है, हज़ार खंबा महल। देन फोर्ट ऑफ सिरी का जो किला है, ये सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर बिल्ड करवाया था। अच्छा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें, ठीक है, तो कृषि में भी बहुत सारे सुधार करता है। क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, लैंड को नाप करवाता है, लैंड का नाप करवाता है, उसकी प्रोडक्शन चेक करवाता है कि भाई जो ये लैंड, आप एक काम करो, लैंड को चेक करो क्या क्वालिटी है लैंड की, कितना प्रोडक्शन होता है, उसके हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। और फाइनली आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 50%, ध्यान रखना ये रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस रेट को याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 50% टैक्स कलेक्ट करता था अलाउद्दीन खिलजी, जो लेटर ऑन गियासुद्दीन तुगलक 1/3 में कन्वर्ट कर देगा, बट दिस वॉज द टैक्स, ठीक है, कलेक्टेड ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी टाइम पीरियड।
सो अगला क्वेश्चन है विच वॉर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एक्सपैंडेड द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर। सो रणथंभौर युद्ध, मलवा युद्ध, देवगिरी युद्ध या आपका गुजरात युद्ध। सो जो देवगिरी का युद्ध है, ठीक है, इसके बारे में, इसके बाद अलाउद्दीन का जो एम्पायर उसकी बाउंड्री बढ़ जाती है। रीजन बिंग इससे पहले वही आपका था। मैप में अगर आपने देखा होगा पहले वाले, जब अलाउद्दीन खिलजी जब तक साउथ की विजय नहीं करता है तो वही आपके नॉर्थ इंडिया तक ये सीमित थे ये लोग, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे देवगिरी पे कब्जा करता है तो इनके लिए नीचे रीजन खुल जाता है। फिर ये जाके यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जाते हैं, फिर ये कर्नाटक वाले पोर्शन पे जाते हैं, फिर ये तमिलनाडु वाले पोर्शन में जाते हैं। इस तरीके से एक एक करके देवगिरी की जीत करने के बाद एक एक करके साउथ इंडिया में ये अलग अलग डायनेस्टीज़ को हराते हैं, अलग अलग एरियाज़ को जीतते हैं। So moving to the next question, from which Sultan did Alauddin Khilji capture the throne of Delhi? So जाहिर सी बात है, अब किससे इसने शासन लिया था दिल्ली का थ्रोन किससे जीता था? जलालुद्दीन खिलजी, अपने अंकल को मारकर इसने जीता था, ठीक है। और ध्यान रखना, जब जलालुद्दीन खिलजी था उस टाइम पे बेसिकली ये अवध का गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी अवध का, ठीक है, आपका अवध का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी लैंड रिफॉर्म पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? अलाउद्दीन खिलजी की भूमि सुधार नीति किस पर आधारित थी? उपज का अनुपातिक कर था, भूमि अनुदान था, धार्मिक कर था या युद्ध कर था? सो फाइनली जो उपज के अनुपातिक कर पर आधारित थी। मैंने बताया ना कि अभी आपको जस्ट बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया। उसने कहा कि एक काम करो, लैंड की नपाई करवाओ, पूरे लैंड की नपाई करवाओ, उसके बाद चेक करो कि लैंड की क्या क्वालिटी है, लैंड कितनी फर्टाइल है, क्या लैंड बंजर है, उसके हिसाब से हम टैक्स वसूलेंगे। और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इसने 50% टैक्स कलेक्ट किया था, जो ऑल्दो बहुत ज़्यादा हाई था। Now moving to the next question, which state did Alauddin Khilji attack and loot Hindu temples? So अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और वहाँ पे हिंदू टेम्पलों को लूटा? सो ये हमारा गुजरात था, ठीक है। गुजरात में जब गुजरात का अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी तो उसी दौरान मंदिरों को लूटता है, ठीक है, और वहाँ से जो भी पैसा मिलता है वो अपने साथ लेके आ जाता है। सो ऐसा इसने 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जब 1299 में इसने गुजरात का अभियान किया था तो वहाँ मंदिरों को लूटा था। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हुम? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। सो जलालुद्दीन खिलजी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मारता है। अच्छा, किसी को अगर ये मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ मारता है, कौन से किले में जलालुद्दीन खिलजी पहुँचता है इससे ख़जाना लेने के लिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से, और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 15वें नंबर का, कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों में से किसे राजपूत शासकों पर काबू पाने के लिए प्रभावी माना गया? सो विच ऑफ अलाउद्दीन खिलजी पॉलिसी वॉज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द राजपूत रूलर्स? सो वो विवाह नीति थी, सैन्य नीति थी, भूमि सुधार थे, कड़े कानून थे? तो देखो, विवाह नीति एज सच अलाउद्दीन खिलजी ने कोई अपनाई नहीं, जो आपके आने वाले टाइम पर अकबर अपनाएगा। सैन्य शक्ति तो थी, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा था वो कड़े कानून थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कड़े कानूनों को अपने एम्पायर में लागू किया और इसी पॉलिसी से राजपूत रूलर्स को कंट्रोल करके रखा था। इवन आपने देखोगे कि जो उलेमास थे, ठीक है, उलेमास थे और जो नोबल्स थे, ठीक है, ये उलेमा जो धार्मिक गुरु थे, इनको दूर रखा। उसने कहा भाई आप धर्म अलग रखो, हम एडमिनिस्ट्रेशन में इसे घुसने नहीं देंगे, ठीक है। और इवन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ना, इसने अपने यहाँ जासूस रख रखे थे, स्पाइस सिस्टम इस्टेब्लिश इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि कोई भी कहीं से भी इसको खबर लगती थी कि ये इसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट, तो तुरंत उसको मरवा देता था। मतलब वो एक एक खबर रखता था। ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्लानिंग चल रही है मुझे एग्जीक्यूट करने की, मेरे अगेंस्ट विद्रोह करने की। सो एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी ने मेंटेन करके रखा था। देन मैंने जो आपको सराय अदल बताया था, ठीक है, सराय अदल कहाँ पे था? बदाऊं के पास था आपका। सराय अदल बदाऊं के पास आपका था, ये मार्केट थी, ठीक है। यहाँ पे आपका देशी और विदेशी माल आता था, ठीक है, ये पूरी मार्केट थी। इवन दिल्ली में भी वीकली मार्केट अरेंज कराई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। सो सराय अदल को बेसिकली इसका मतलब होता था, ठीक है, न्याय का स्थान, न्याय का स्थान इसका मतलब होता था। बट ये एक तरीके की मार्केट थी। अब जो पहला शाहनाए मंडी बनता है वो कौन बनता है? मलिक काबुल बनता है। ये कुछ मिसलिनियस पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इवन अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कराया था, दीवाने मुस्त खराज, ठीक है,
दीवान मुस्तखराज इस्टेब्लिश करवाया था। अब इसका काम क्या था, जो बकाया, जो सैनिकों के ऊपर जो बकाया राशि होती थी, मान लो सैनिकों ने लोन ले रखा या किसी कुछ रेवेन्यू उनको देना है स्टेट को, तो वो बकाया राशि को वसूलता था दीवान मुस्तखराज, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, 1316 में हमारे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो आपका मुबारक खिलजी बनेगा, ठीक है। कौन बनेगा, मुबारक खिलजी। अब मुबारक खिलजी जब बनता है ना, तो ये अपने आप में खलीफा का टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलजी डायनेस्टी में एकमात्र रूलर था जो खलीफा का टाइटल अपनाता है, मुबारक खिलजी, ठीक है। अब 1320 में फाइनली क्या होती है, 1320 में इसकी डेथ हो जाती है। खुसरो नाम का जो व्यक्ति होता है, खुसरो खान नाम का जो व्यक्ति होता है, वो उसे मार देता है और मारने के बाद नसरुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है और उसके बाद नसरुद्दीन को मार देता है हमारा कौन, गियासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश की स्थापना होती है। सो ये हमारा लेक्चर का एंड है। जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो हम उसमें तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे, देन उसके बाद आपकी सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी और फिर आपका मुगल आपका एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें।